नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभु सर आप सभी लोगों को आज मैं बताने वाला हूं कि यूपीएसआई की तैयारी में सारी चीजें कैसे कंसीडर की जाती हैं, कैसे आपको अपनी तैयारी को करना है और इसकी प्रक्रियाएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई के लिए, जो कि अक्सर आप पूछते भी रहते हैं और जितने भी फ्रेशर है जो पहली बार यूपीएसआई के लिए एलिजिबल हो रहे हैं उन बच्चों के लिए यह जानना काफी आवश्यक हो जाता है। जैसे अगर हम यूपीएसआई प्रीवियस ईयर जो आया था 2021-22 में या उससे पहले जो 2016-17 में हुआ था यूपीएसआई, इन दोनों के आधार पे आकलन करके देखें तो चीजें काफी स्पष्ट है आपकी कि प्रीवियस ईयर के आधार पर ही हम आज फिर से आपके सामने एक डेटा प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें कि यह है कि आपकी जो लिखित परीक्षा जो होगी वो आपके कैसे होती है भाई। तो लिखित परीक्षा की बात करें तो लिखित परीक्षा आपके 2 घंटे के, लिखित परीक्षा आपके 2 घंटे के होंगे। और कैसे होगा तो सीबीटी, और कैसे होगा तो सीबीटी, यानी कि यह परीक्षा ऑनलाइन आधारित होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। यह परीक्षा आपका कैसा हो जाएगा तो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। अच्छा, हालांकि अभी अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का जब री एग्जाम कराया गया तो उसमें ऑफलाइन परीक्षा को काफी पारदर्शी तरीके से चलाया गया, अच्छे से किया गया। तो यह माना जा रहा है कि जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा री एग्जाम कराया है उसी कंपनी के माध्यम से हम करवाएंगे। तो हो सकता है कि वही कंपनी अगर कराए तो इस पेपर का मोड ऑफलाइन हो सकता है, लेकिन अभी तक अगर मैं प्रीवियस ईयर 2021 या 2016 के डेटा पे बात करूं तो ये आपका ऑनलाइन है। क्या है? ऑनलाइन पेपर मोड रहा है इसका। अच्छा, कितना 120 मिनट का आपको समय दिया जाता है और प्रश्नों की संख्या आपकी कितनी हो जाती है 160 क्वेश्चंस हो जाते हैं। प्रश्नों की संख्या क्या हो जाती है 160 क्वेश्चन हो जाते हैं और एक क्वेश्चन पे आपके कितने नंबर अंक मिलेंगे तो 2.5 मिलेंगे। तो आपके अक्सर सवाल होते हैं कि सर यूपीएसआई में क्या माइनस मार्किंग है? तो बेटा बिल्कुल नहीं है माइनस मार्किंग, तो नकारात्मक अंकन 0 किया जाता है। लेकिन यूपीएसआई की जो परीक्षा होती है वो ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में एक दिवसीय परीक्षाओं में सबसे टफ एग्जाम में से एक एग्जाम होता है, इसकी लिखित परीक्षा। क्यों टफ हो जाता है? तो देखिए भैया, 35% प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको लाना अनिवार्य है, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको लाना अनिवार्य हो जाता है। कितना? 35% हर सब्जेक्ट में। तो अगर आप 40 का 35% निकालते हैं, 40 गुणे 35/100 अगर आप करते हैं तो आपको पता चलेगा कि लगभग हम कितने प्रश्न की बात करेंगे 14 प्रश्न। यानी आपको 14 प्रश्न कम से कम सही करना होगा। कितने में से 14 प्रश्न सही करना होगा तो 40 प्रश्न में से। कितने प्रश्नों में से आपको 14 प्रश्न सही करना होगा भैया? तो आपको 40 प्रश्न में से 14 प्रश्न सब में सही करना होगा। उसके बाद कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है 160 है। तो कुल का कितना सही करना होता है तो कुल का 50%, कुल का 50% आपको सही करना होगा। यानी कि कुल का 50% यानी कि 80 सवाल आपके कम से कम सही होने चाहिए। 80 क्वेश्चन आपके कम से कम क्या होने चाहिए? सही होने चाहिए। ठीक है भैया, 80 प्रश्न आपके सही हो गए तो इसका मतलब है कि आपने एक क्राइटेरिया जो दिया हुआ है मिनिमम क्राइटेरिया उसे आपने पास कर लिया। अगर आप करते क्या है कि अगर आप 4 सब्जेक्ट में सब में 14 प्रश्न करके आते हैं तो 14 चौका कितना हो जाएगा भाई? तो मुझे लगता है 56 ही हो पाएगा। तो इस क्राइटेरिया से तो आप 56 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाएंगे। और एक चीज आप बताएं कि बहुत सारे बच्चों के पेपर में जब क्वेश्चन को देखते हैं तो उनके 2 सब्जेक्ट काफी स्ट्रांग और 2 सब्जेक्ट लूज होते हैं। तो दरोगा ये कहता है कि नहीं, आपका चारों विषय पे बराबर ध्यान होना चाहिए, चारों विषय आपको अच्छे से आने चाहिए। कम से कम चारों विषय कितना आना चाहिए? 35% आना चाहिए। और सभी विषय मिलाकर कितना आना चाहिए? 50% आना चाहिए। लेकिन मेरा यह मानना है कि दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे बच्चे जो 2021 में किसी कारणवश मेरिट या दौड़ में या मेडिकल में छट गए हैं, वो बच्चे ना ऐसे हैं जैसे मानो शेर के मुंह खून लगा हो। मतलब उनकी तैयारी ऑलरेडी पहले से अच्छी है, उनकी बराबरी में फ्रेशर्स को जाना है, यानी जो पहली बार यूपीएसआई की परीक्षा देंगे। अच्छा, यूपीएसआई भर्ती के लिए एक बात और कही जाती है कि यह पंचवर्षीय योजना है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि यूपीएसआई की भर्ती कब तक आएगी, तो एक बार 2021 में आई थी और आपका 2025 अब स्टार्ट हो चुका है, यानी यूपीएसआई भर्ती आने के आप काफी करीब हैं। अब डेट की बात करेंगे तो अभी डेट इसलिए भी नहीं दिया जा सकता क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का री एग्जाम चल रहा है कि नहीं।
चलिए, तो आगे की बात यदि हम करते हैं कि इसका प्रश्न कैसा होता है, तो ऑब्जेक्टिव होता है और माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो यहां पे आपको एक चीज तो पता चल गई। अब देखिए भैया, एक बात यहां पे आ रही, टोटल वैकेंसी कितनी है, ये 6000 के आगे स्टार लगा हुआ है, यानी शर्तें दी गई हैं 6000 के आगे। लेकिन अभी जो सुनने में आ रहा है, ये वैकेंसी 7000 प्लस हो चुकी है। 7000 प्लस भर्ती आपको दरोगा में देखने को मिलेगी। 7000 से कुछ ज्यादा भी हो सकता है या अधिक ज्यादा, 8000 9000, क्योंकि 2021 में जो दरोगा की भर्ती आपको देखने को मिली थी वो 10,000 के करीब आंकड़ा जा रहा था उसका। ठीक है, चलिए अगर अब आगे की बात करें कि सर तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो बेटा तैयारी करने के लिए तो सबसे पहली बात है कि पहला पड़ाव आपका है वो है लिखित परीक्षा। पहला पड़ाव आपका क्या जाता है, लिखित परीक्षा। दूसरा पड़ाव सेम पुलिस की तरह ही डीबीपीएसटी। तीसरा पड़ाव सेम पुलिस की तरह ही दौड़। फिर इसके बाद आपकी एक लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट के बाद आपका शुरू हो जाता है आपका अगला पड़ाव मेडिकल। क्या हो जाएगा, एक लिस्ट आ जाएगी और उसी में से मेडिकल शुरू हो जाएगा आपका। तो आपके ये 3-4 पड़ाव होते हैं दरोगा परीक्षा के लिए। लेकिन मुझे लगता है सिलेबस के आधार पे सबसे ज्यादा जरूरी क्या हो जाता है आपका, ये रिटेन एग्जाम। भैया हमें रिटेन एग्जाम, अब रिटेन एग्जाम की यदि हम बात करते हैं तो रिटेन एग्जाम में 4 सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे, तो सामान्य हिंदी, यहां से 35% करना इजी है। सामान्य हिंदी में मेरी हिसाब से 35% करना इजी हो जाता है। मुझे लगता है सामान्य हिंदी में 35% नहीं, आपको 35 प्रश्न करना चाहिए। 35 प्रश्न करना चाहिए 40 में से सामान्य हिंदी में। अब देखें, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, यहां से मैं ये मान के चलता हूं 8 से 10 प्रश्न, यहां से मैं ये मान के चलता हूं 14 प्रश्न, और यहां से मैं ये मान के चलता हूं 16 प्रश्न, और कुल प्रश्नों की संख्या हो जाती है 40। तो अगर देखें, मैं अगर अपने विषय की बात करूं यानी मूल विधि संविधान की बात करूं, तो टोटल प्रश्नों की संख्या हो जाती है 24। और इस 24 प्रश्न में से मैं अपने प्रश्न में यह मान के चलता हूं कि आप 22 प्रश्न कर पाएंगे। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इससे पहले, इस तैयारी से पहले किसी अन्य परीक्षा की तैयारी करके आ रहे होंगे। तो जो बच्चे अन्य परीक्षा की तैयारी करके आ रहे होंगे, तो ये जो 16 सामान्य ज्ञान है, इसमें अगर ये मैं मान के चलूं कि 8 आप सही कर पाएंगे, 8 आप सही कर पाएंगे, तो यहां पे मैं ये लिख सकता हूं 30/40। और ये जो पन्नों पे मैं लिख रहा हूं, ये वास्तव में आपकी सफलता का मूल मंत्र बन जाएगा। और देखिए मैंने क्या कहा कि मूल विधि संविधान यदि आप अच्छे से पढ़ के 2 विषय जाते हैं तो आपके सवाल 22 सही हो सकते हैं। 22 सही हो रहे तो इधर 8 सही हो रहे हैं, तो आप हो गए 30, यानी कुल 40 पे चले गए। अब देखिए भैया, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता में आप ये मान के चलिए कि कुछ सवाल गणित के होंगे, कुछ सवाल आपके किसके होंगे, गणित विषय से होंगे, गणित विषय से होंगे। और आपकी मानसिक योग्यता से भी कुछ सवाल होंगे, मानसिक योग्यता से। यानी आप ये नहीं कह सकते कि गणित विषय ही सबसे ज्यादा आएगा। तो आप अगर गणित में 20 सवाल में से अगर यहां से आप 10 सवाल निकाल दें, और मानसिक योग्यता में यानी आप अपने आईक्यू लेवल से चीजों को सही करें। हालांकि आईक्यू लेवल बड़ा तगड़े तरीके से पूछता है, जैसा आईक्यू लेवल आपका उत्तर प्रदेश पुलिस के फरवरी माह में हुए पेपर में पूछा गया था कि एक बच्चा किसी जगह इंटरव्यू देने जाता है, उसका परसेंटेज इतना हो जाता है, इस तरह की चीजें पूछी जाए। तो आप यहां से अगर अपने आईक्यू लेवल से फिर से यहां से 20 सवाल निकाल, 10 सवाल तो मैथ का निकाल दें, प्लस यहां से जो बचा 20 सवाल, इसमें से भी 15 सवाल निकालने की कोशिश करेंगे, तो आप यहां पे 25 सवाल तक पहुंच रहे हैं। और यहां पर भी आप 33 सवाल तक पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है ये सभी जोड़ने पे कितना हो जाएगा, एक बार जोड़ लेते हैं। 35 सवाल, 30 सवाल, 25 सवाल और 33 सवाल, तो 5 5 10 3 13 के 3 हाथ लगा, 1 3 1 4 2 6 6 3 9 9 3 12 123। 123 से 125 क्वेश्चन यदि आप टारगेट में लेके चलते हैं, देखिए भाई ये लिख दिया, ये कहना आसान है, लेकिन इसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। दरोगा की वर्दी यानी डबल स्टार,
डबल स्टार की नौकरी पाने के लिए आपको डबल स्टार जितनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनकी ड्यूटी को उसी दिन से करना शुरू कर दीजिए जिस दिन आप दरोगा बनने के बाद करेंगे। दरोगा बनने के बाद आपकी ड्यूटी कितने घंटे की हो जाएगी? तो 24 आवर की हो जाएगी। दिन कितने हो जाएंगे? तो 7 डेज हो जाएंगे। तो आपको उसी ड्यूटी की तरह ही आपको अपनी पढ़ाई भी करनी होती है। जैसे रात को 2 बजे डकैती पड़ रही है, दरोगा जी को सूचना मिली तो तुरंत जाएंगे। इसी तरह से जब रात को 2 बजे आप सो रहे हो और आपकी नींद खुल जाए तो आप क्या करेंगे कि अरे यार अभी तो 2 बज रहा है, सोता हूं, यही करेंगे ना। लेकिन दरोगा होने के बाद क्या करेंगे? 2 बजे रात को डकैती पड़ रही है, जाएंगे। तो बेटा इसी तरह 2 बजे रात को भी निद्रा खुले तो उसके हिसाब से सब्जेक्ट उठाइए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। मेरे हिसाब से तो यही लगता है कि जिस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं उसी की तरह आप जीना शुरू कर दीजिए, अपने जीवन को उसी तरह से ढालना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आराम से तैयारी भी हो जाएगी। चलिए आइए देखते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि हम 123 से 125 अंक तक आराम से दरोगा परीक्षा तक पहुंच सकते हैं यदि दिन रात एक करके हमने हिंदी में अपने आप को काबिल बना लिया, मैथ रीजनिंग में काबिल बना लिया, मूल विधि संविधान में काबिल बना लिया। ठीक है भैया, तो 400 अंकों में मैंने आपको 125 प्रश्न का टारगेट दे दिया है। ठीक है, अब देखिए सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछी जाती है। हिंदी पूछी जाएगी, हिंदी में पूरा का पूरा हिंदी का क्या आ जाएगा? आपका ग्रामर आ जाएगा। भारतीय भाषाएं पूछी जाएंगी, हिंदी का व्याकरण, हिंदी का ग्रामर यहां से आ गया, हिंदी का पूरा ग्रामर की बात लिखा है। फिर आपको मुहावरा, लोकोक्ति, रस, छंद, सभी चीजें, ये सारी बातें आपको पता है। इसके बाद अपठित बोध यानी गद्यांश पूछा जाएगा। इसके बाद एक चीज ये हमेशा परेशान करते हुए आई है, प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं पूछी जाएंगी। हिंदी भाषा के पुरस्कार और विविध, ठीक है, हिंदी भाषा के पुरस्कार भी पूछे जाते हैं, जिसमें से आपके 2-3 पुरस्कार बहुत ही फेमस हो जाते हैं, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान पुरस्कार। ये 3 पुरस्कार तो कम से कम आपको याद करके जाने चाहिए। और सबसे बड़ी चीज ये है, राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन कब कब आयोजित किए गए हैं, किस साल ब्रेक हुआ है और कहां कहां आयोजित किए गए हैं, उसका थीम क्या रहा, ये इतनी बातें भी आप याद करके जाएंगे। आप क्लास करते होंगे और आपको पता चलता होगा कि ये सारी बातें आपको यूपीएसआई में हिंदी वाले सर के द्वारा पढ़ाई भी जाती हैं। ठीक है, तो यहां से अगर आप तैयारी कर रहे हैं केजीएस टीम के द्वारा तो हिंदी आपकी लगभग कंप्लीट हो जाती है। आगे चलते हैं, अगले बात करें शारीरिक दक्षता की बात करें तो अब हम शारीरिक दक्षता पे आ गए, यानी कि पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पे आ गए कि दरोगा बनने के लिए शारीरिक दक्षता कितनी चाहिए। ठीक है भैया, तो दरोगा बनने की शारीरिक दक्षता जो मानी जाती है, आपके पुरुष अभ्यर्थी से माना जाता है कि 28 मिनट में वह 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगा पाएगा। 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में लगा पाएगा। इसी तरह से अगर महिला अभ्यर्थी है तो महिला अभ्यर्थी से यह माना जाता है कि 2.4 किलोमीटर की दौड़ वह 16 मिनट में लगा पाएगी। आप आंकड़ा ऐसे लगाया करें कि अगर ग्राउंड गोल है तो पुरुष दौड़ेगा तो इसका 12 चक्कर लगना चाहिए। देखिए भाई, दौड़ अगर जो व्यक्ति कर रहा होगा तो उसे डेली 12 चक्कर का दौड़ करना पड़ेगा। और यदि कोई महिला अभ्यर्थी है तो अगर ये गोल ग्राउंड है तो 400 मीटर का है तो कम से कम उसे 6 चक्कर डेली लगाना पड़ेगा। 6 चक्कर डेली लगाना पड़ेगा। ये है निश्चित तौर, ठीक है, निश्चित तरीका। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करेंगे वो भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। ये जो लाइन लिखी है ना, ये स्पेशली मेरे लिए डेडिकेटेड की गई है। ठीक है, कि जो व्यक्ति दौड़ पूरा नहीं करेंगे वो भर्ती के पात्र नहीं होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एक समिति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक इसका क्या होता है? सदस्य होता है। आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। ऑनलाइन लिखित परीक्षा होती है, इसकी कितनी? 2 घंटे 120 मिनट की होगी। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक ही तिथि को या एक से अधिक पालियों में कराई जाती है, वो तो कराया गया है। ठीक है भैया, चलिए आगे की यदि हम बात करते हैं
कि मानसिक अभिरुचि या बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा या मानसिक अभिरुचि में क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो मेरा ही विषय दिखाई दे रहा है, कह रहा है मानसिक अभिरुचि में कि निम्नलिखित के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है। तो सबसे पहले आपका आ गया जनहित याचिका। जनहित याचिका यानी पीआईएल के बारे में बात कर रहा है कि पीआईएल क्या होता है, पीआईएल के केसेस कितने हुए हैं, पीआईएल कैसी विधि है, कहां से लिया गया, इसके जनक कौन है, सबसे पहला पीआईएल का केस कौन सा माना गया, ठीक है, न्यायिक सक्रियता क्या है, ठीक है, फास्ट ट्रैक क्या होता है, कानून एवं शांति व्यवस्था विधि के बारे में बताया जाएगा और शांति व्यवस्था के बारे में, सांप्रदायिक सद्भाव के बारे में आपको बताया जाएगा, अपराध नियंत्रण के बारे में आपको बताया जाएगा, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता और व्यवसायिक सूचना, पुलिस प्रणाली आपको बताई जाएगी, समकालीन पुलिस मुद्दे और कानून व्यवस्था आपको पढ़ाया जाएगा, व्यवसाय के प्रति यानी पुलिस नौकरी के प्रति आपकी रुचि पढ़ाई जाएगी, मानसिक दृढ़ता पढ़ाई जाएगी, अच्छा, अल्पसंख्यक एवं अल्पसंख्यक अधिकार के प्रति संवेदनशीलता पढ़ाई जाएगी और लैंगिक संवेदनशीलता पढ़ाई जाएगी। और जो बच्चे केजीएस टीम के द्वारा यूपीपी की तैयारी किए हुए हैं वो इसके 16 प्रश्न में से 14 प्रश्न बना रहे थे। दुर्भाग्य सिर्फ इतना रहा कि उत्तर प्रदेश के री एग्जाम परीक्षा में ये पूछा ही नहीं गया, है ना। तो बच्चे अक्सर ये कहते हैं कि सर आपके विषय के पढ़ने का क्या फायदा जब ये परीक्षा में आता ही नहीं है। लेकिन बेटा हमारा तो सीधा सा ये मानना है कि हम तो सिलेबस कंप्लीट करा के आपको भेजेंगे ताकि आपके तर्कस में हर प्रकार के बाढ़ हो, ताकि आपकी परीक्षा में किसी भी प्रकार के सवाल पूछे जाएं तो वो चीजें आपके सामने ऐसा ना लगे कि ये हम पहली बार सुन रहे हैं। चलिएगा आगे की बात करें, बुद्धि लब्धि में क्या पूछा जाता है, तो संबंध व आंशिक समानता परीक्षण पूछी जाती है, यानी ये रीजनिंग के हैं, असमान चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण है, संकेत लिपि, सांकेतिक लिपि, दिशा ज्ञान परीक्षण, ब्लड रिलेशन, वर्णमाला पर आधारित वैनारिक, यानी ये रीजनिंग की आती है जो कि आप मुझसे बेहतर समझेंगे। चलिए अभिलेखों की जांच की बात करें तो अभी आप लोगों का अभिलेखों की जांच यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी चल रहा है ना, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम का डीवी चल रहा है, तो उसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि डीवी कैसे होता है। अच्छा, अब जो पीएसटी चल रहा है इसके साथ ही चल रहा है, तो अगर हम पीएसटी की बात करें, शारीरिक मानक परीक्षण की बात करें, तो अगर कोई व्यक्ति पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं या सामान्य जाति के हैं तो उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 68 सेंटीमीटर। भैया सुनने में आया है कि पुलिस में इस बार जो नई मशीन लेके आए हैं वो मशीन कुछ हाइट कम नाप रही है, तो थोड़ा सा इन चीजों से ध्यान रखिएगा। भाई ये मैं सुनने में आया, मैं ये नहीं कह रहा कि नाप रही है कम या गड़बड़ कर रही है, सुनने में आया, बच्चों ने ऐसा एलिगेशन दिया है कि जो फिजिकल मशीन जिससे हम नपवा के गए थे वहां पे जो मशीन है उससे हाइट थोड़ी कम बता रहा है, ठीक है। हालांकि कोई बात नहीं, आपकी हाइट तो इतनी होनी चाहिए, दरोगा बनने जा रहे हैं भाई, तो शारीरिक परीक्षण में यानी हाइट में आपको कभी भी ये नहीं बख्शा नहीं जाएगा, क्लियर ना। तो देखिए भैया 168 सेंटीमीटर की अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं, अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको हाइट में छूट दे दी जाती है, तो आपकी हाइट एसटी कैंडिडेट में कितनी होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। देखिए भाई ऐसा माना जाता है कि एसटी कैंडिडेट पहाड़ों आदि में पाए जाते हैं जिनकी हाइट बढ़ नहीं पाती है, तो उनको भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हाइट में भी क्या दे दी गई, कमी दे दी गई। अगर आप सीना की बात करें यानी चेस्ट की बात करते हैं तो सामान्य जाति से, पिछड़ी जाति से या अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर और उसे बिना फुलाए, फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए था, ठीक है भैया। और अनुसूचित जनजाति के लिए 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद वह सीना 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए और कितना हो जाना चाहिए, वो 82 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। आगे देखिएगा एसटी कैंडिडेट के लिए महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की हाइट की बात करें तो महिला की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, महिला की हाइट 152 सेंटीमीटर
होनी चाहिए। ठीक है भैया। अच्छा, अनुसूचित जनजाति से यदि महिला आती है तो उनकी हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अच्छा, अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, देखिए भाई, आप दरोगा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां पे शारीरिक मानक जरूरी हैं, तो आप में से अगर किसी का शारीरिक मानक कम है तो आप लिखित परीक्षा को दे सकते हैं। देने के बाद आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी चेक कर सकते हैं। लेकिन आप दुख जाहिर जब करते हैं कि सर हाइट की वजह से नहीं हुआ, तो देखिए भाई, पहले ही दरोगा परीक्षा की भर्ती में आपको बता दिया जाता है कि अगर आपकी इतनी हाइट है तो ही अप्लाई करें, है ना। लेकिन अप्लाई करने के लिए अगर आप अच्छे अभ्यर्थी हैं तो आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका फाइनल सिलेक्शन रुक जाएगा, तो फिर आप दुख जाहिर करते हैं कि मेरा दरोगा में हुआ नहीं, तो ये थोड़ा सा तकलीफदेह हो जाता है। आगे देखिएगा, अगर महिला की बात करें तो वजन, महिला अभ्यर्थी के लिए बात करें तो वजन कितना होना चाहिए? 40 किलोग्राम। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम का जो महिला अभ्यर्थियों का शुरू के 2 दिन में आपने देखा होगा कि 200-300 महिलाएं निकली हैं, तो बहुत सारी महिलाएं थी जो हाइट में निकल गई और बहुत सारी ऐसी महिला थी जिनका वजन 40 किलो नहीं था। तो भैया, अगर आपको दरोगा बनना है तो वजन 40 किलो से ज्यादा रखना पड़ेगा आपको। ठीक है भैया, तो थोड़ा सा खान पान पे विशेष तौर पे ध्यान देंगे। चलिएगा, मूल विधि संविधान की यदि हम बात करें तो मूल विधि में भारतीय दंड विधान, तो भारतीय दंड विधान की जगह आप आ गया भारतीय न्याय संहिता, जिसे अगर आपने मेरी क्लास करी होगी तो मैंने इसे कंपैरेटिव आपको कराया है, यानी आईपीसी को बीएनएस के साथ कंपेयर करके हमने पढ़ाया है। अच्छा, दंड प्रक्रिया संहिता की अगर क्लास आपने किया होगा, यानी कि अब आपको बीएनएस से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ना है, यह भी आपका कंपैरेटिव चल रहा है। अच्छा, बाकी के जो माइनर एक्ट्स हैं, यानी जो छोटे छोटे अधिनियम हैं, उन अधिनियमों को अभी समाप्त मतलब अभी सेम का सेम है, उसमें बहुत सारा परिवर्तन नहीं किया गया है, तो उसमें कुछ संशोधन है, बाकी परिवर्तन बहुत बड़ा आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे महिला से संबंधित अपराध, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिला अशिष्ट रूपण, ठीक है, इस तरह की बहुत सारे एक्ट है, माइनर एक्ट, या राष्ट्रीय महिला आयोग, बच्चों से संबंधित तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, जेवनाइल प्रक्रिया कि बच्चा अपराधी हो जाए तो कैसे उसे दंडित किया जाता है, अनुसूचित जाति के लिए एससी एसटी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, आगे देखें यातायात नियम। यातायात नियम में 2 चीजें, यातायात के कानून भी पढ़ेंगे और यातायात के चिन्ह भी आप पढ़ेंगे। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जितने भी प्रावधान होंगे उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी पढ़ेंगे, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम। आईटी अधिनियम के साथ ही आप क्या पढ़ लेते हैं? साइबर अपराध पढ़ लेते हैं, जनहित याचिका पढ़ सकते हैं, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे आपके 2 सवाल बनते हैं आपकी परीक्षा में, एक विधि का महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय और एक संवैधानिक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। ये 2 सवाल आपकी परीक्षा में बन जाते हैं। उसके बाद भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का ज्ञान होना चाहिए। तो ये विधि, अब देखिए भाई, इसका ये नहीं कह रहा कि आप पूरे वकील बन के आए, वो कह रहा है इनका आपको क्या रखना है? कानूनों का सामान्य ज्ञान रखना है। ठीक है, कानूनों के सामान्य ज्ञान की बात कर रहा है वो, ये नहीं कह रहा कि आप पूरा वकील ही बन के आए, एकदम लॉ एलएलबी सब करके आए, ऐसा नहीं मांग रहा आपसे। आगे देखिएगा, संविधान की बात करें तो संविधान कंप्लीट आपको पढ़ना है, जिसमें संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्र और राज्य की व्यवस्था, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवा और उनकी चयन पद्धति आदि के बारे में आपको क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। अब जीएस की बात करें भाई, तो जीएस अपने आप में ही एक समंदर है ना, जीएस अपने आप में ही एक बड़ा समंदर है। तो अगर आप जीएस की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से ये 2 सब्जेक्ट जो हैं आपको 24 प्रश्न देके चले जाते हैं। अब जीएस जो है आपको कितना प्रश्न देके जाएगा? 16 प्रश्न देके जाएगा। चलिए देखिए भैया, जीएस में विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत के स्वतंत्रता संग्राम यानी आधुनिक इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति,
भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण, एफडीआई और विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामुदायिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथा के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था। तो देखो भाई जीएस में ये वाला पार्ट भी मैं आपको करा के दूंगा। भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच संबंध, उसके बाद कंप्यूटर की जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इतने का ज्ञान आपको होना चाहिए। सोशल मीडिया, मीडिया कम्युनिकेशन, यहां से अक्सर सवाल आपको पुलिस परीक्षा में भी देखने को मिले, जहां पे आपको लिंक्डइन से सवाल पूछा गया, फेसबुक से सवाल पूछा गया, ट्विटर से सवाल पूछा गया है ना। तो ऐसे सवाल भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये चीजें आपके जीएस के पार्ट हो जाते हैं। चलिए भाई आगे देखिए, संख्यात्मक योग्यता की बात करें तो आपका सबसे बड़ा पार्ट जो हो जाता है वो संख्या पद्धति हो जाता है। उसके बाद संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, फिर उसके बाद महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, टाइम एंड वर्क, समय और दूरी, यूज टेबल यानी कि ग्राफ के सवाल, और भी अंगगणितीय बहुत सारी चीज है। मानसिक योग्यता की बात करें भाई, तार्किक आरेख पूछे जाते हैं, संकेत संबंध विश्लेषण पूछा जाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध पूछा जाता है, शब्द रचना, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, मतलब बहुत सारी चीजें आपकी रीजनिंग में पूछी जाती हैं। तार्किक परीक्षा की बात करें तो रीजनिंग दो प्रकार की होती है ना, लॉजिकल और इनलॉजिकल। तो रीजनिंग वाले सर होते तो ज्यादा विस्तृत तरीके से बताते। तो ये आपके दूसरी प्रकार के रीजनिंग के टॉपिक आ गए, यानी सिमिलरिटीज आ गई, डिफरेंसेस आ गए, खाली स्थान भरना आ गया, समस्या को सुलझाना आ गया, बहुत सारी चीजें। ठीक है, अब देखिए शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए, यह भी एक बड़ा विषय रहता है जब आप अपनी तैयारी करते हैं। तो एक बड़ा विषय बन के आता है कि शैक्षिक योग्यता की जरूरत क्या होती है ना। तो बहुत सारे बच्चे, तो सबसे बड़ी बात है भैया कि आप केवल स्नातक हो, यानी कि आपने बीए किया, बीएससी किया, बीकॉम किया, बीटेक किया, बीबीए किया, बीसीए किया, ऐसे कोई भी डिग्री जो ग्रेजुएशन मानी जाती है उसको आपने किया है तो आपको स्नातक माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी चीजें नहीं चाहिए। जैसे बहुत सारे ये कहते हैं ना, सर दरोगा बनने के लिए पेट परीक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए, तो बेटा पेट परीक्षा दरोगा बनने के लिए नहीं चाहिए होता है। अधीनस्थ की तैयारी यदि आप करते हैं तो पेट परीक्षा की जरूरत पड़ती है। ठीक है भैया, तो ये हो गया आपका बीबीए। अच्छा, अब ये उप निरीक्षक है नागरिक पुलिस और पीएससी का कमांडर, नागरिक पुलिस और पीएससी का कमांडर। अब देखिए ये अग्निशमन यानी फायर है ना भैया, पुष्पा फ्लावर नहीं फायर है ना। तो फायर की बात करेंगे तो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, यानी ये भी दरोगा के समकक्ष। तो इनके लिए माना जाता है विज्ञान में स्नातक, यानी कि विज्ञान में स्नातक का मतलब आप बीएससी होने चाहिए, आप बीटेक होने चाहिए। ठीक है, तो इन्हें क्या मान लिया जाता है, बीसीए होना चाहिए। तो इन्हें माना जाता है कि ये विज्ञान में क्या हो जाते हैं, स्नातक हो जाते हैं, है ना। ये विज्ञान में स्नातक माने जाते हैं, क्योंकि यहां पे देखिए ना ग्रेजुएशन के समकक्ष मान्यता लिखा गया है। ठीक, अब देखें आवेदन करने की तिथि, सारी चीजें आपके नोटिफिकेशन में आएंगी, और नया नोटिफिकेशन में अगर कोई परिवर्तन रहता है तो उस परिवर्तन को भी उस टाइम हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी था डिग्री। अब एक चीज और बच्चे का सवाल हमेशा रहता है कि सर अभी हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी तो हम ग्रेजुएशन की परीक्षा देने जा रहे हैं। तो पहला जवाब यही है कि बेटा ग्रेजुएट हो चुके हो, यानी कि परीक्षा विज्ञापन के अंतिम तिथि से पहले आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, यानी आपका रिजल्ट विज्ञापन की अंतिम तिथि से पहले आ चुका हो, तभी आप स्नातक माने जाएंगे, इस फॉर्म के भरने योग्य माने जाएंगे। यदि आपकी अभी ग्रेजुएशन अपियरिंग है तो अपियरिंग व्यक्ति के लिए यह फॉर्म अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज है उम्र। उम्र हमेशा अपना देखिएगा
21 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। और 21 वर्ष जब भी काउंट करेगी सरकार तो 21 जुलाई और आगामी सन से करेगी। यानी अब जैसे 2025 चल रहा है तो 21 जुलाई 2025 से ही आपकी एज काउंट की जाएगी। तो 21 जुलाई 2025 को आप अगर 21 साल हो रहे हैं तो ही फॉर्म भर पाएंगे। अब आप ये बार बार कहते हैं कि गुरुवर मेरी उम्र अभी 21 साल पूरी नहीं हो रही, अगस्त में होगी। तो बेटा अगस्त में होगी तो आप 1 महीने से फॉर्म भरने से वंचित रह गए, ये समझिए। और देखिए अब कुछ बच्चे ओवर एज के जो होंगे तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में जिस तरह ओवर एज के बच्चों को थोड़ा डिस्काउंट दिया गया, यानी कि रिलैक्सेशन दिया गया, उम्र में 3 साल का दिया गया, तो आपको लगभग मेरे हिसाब से 1 से 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, देखिए जो पिछली बार 2018 के बाद पुलिस भर्ती आई थी तो कोविड की टाइम की गणना की गई थी, और उसी तरह 2021 में यूपीएसआई भर्ती आई थी तो उसके बाद 1-1.5 साल कोविड दोबारा आया था, सेकेंड वाला, है ना। तो जो सेकेंड वाला कोविड आया था उसका आपको टाइमिंग मेरे हिसाब से मिलना चाहिए, जो गणना रही है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान, उसके आधार पे। तो एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। अच्छा, ओबीसी एससी एसटी के बच्चों को 5 साल की एज में छूट भी मिलती है, तो वो छूट भी उन्हें मिलेगी। तो आप अपनी तैयारी के हिसाब से अपनी चीजों को देखिए, समझिए और अपना एक मस्त सी तैयारी, बढ़िया सी नौकरी, शानदार, जिसका अपना एक दबदबा है, दबंग दरोगा बनने का, सिंघम दरोगा बनने का, वो बना के रखिए। देखिए भाई, सिंघम और दबंग बनना है, यदि आपको दरोगा पद आपको लेना है तो आपके लिए तो मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहली सीढ़ी चढ़ने की तैयारी आज ही से शुरू कर दीजिए। क्योंकि जो बच्चा दरोगा परीक्षा में पिछली बार असफल हो गया था किसी कारणवश से, उसने अपनी तैयारी 2021 से अब तक रोकी नहीं है। घंटे कम हो गए होंगे लेकिन रिवीजन करना अभी भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो आपका कंपटीशन ऐसे छात्रों से होने जा रहा है जो कि ऑलरेडी पुलिस परीक्षा दरोगा का एक बार दे चुके हैं, तो उन छात्रों की बराबरी करना है, तो अपनी तैयारी में लग जाना है। हमें कोई बहाना नहीं पालना कि आज से करेंगे कल से करेंगे, क्योंकि हमारे यहां कल से करने वाला सिस्टम बड़ा तगड़ा है ना। तो उस सिस्टम से बचिए और अपनी तैयारी की शुरुआत केजीएस टीम के साथ कर दीजिए। तो बने रहिए केजीएस टीम के साथ अपनी तैयारियों के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। कोई भी डाउट होगा तो उसका एक आप ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं, उसके तहत फिर से मैं निदान लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।